अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों और तज्जियों के साथ आज 7 बजे में मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे एक खबर से जो खबर आई है भारत से, जिसने एक बार फिर से खित्ते में हथियारों की दौड़ को हवा देते हुए पैराले मिसाइल का तजुर्बा जो है किया है। कहा यह जा रहा है कि हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है पैरालैया, इसको बोला जाता है। मतलब है इसका डिज़ास्टर, तबाही, द एंड ऑफ द वर्ल्ड जो इस मिसाइल को नाम दिया गया है। सिक्योरिटी ज़राए ये भी कह रहे हैं कि तजुर्बात जो हैं ये उड़ीसा के साहिल पर वाक़ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जजीरे पर किए गए हैं। ये तजुर्बात न सिर्फ खत्ते के अमन के लिए नाज़रीन ख़तरा हैं, बल्कि भारत की जानिब से जंगी जुनून है और असलहा अंदोज़ी की एक वाज़े कोशिश है, अब वो दुनिया के सामने मज़ीद क्लियर होकर आई है। इन भारतीय इक़दाम के जवाब में पाकिस्तान के पास हम सभी जानते हैं नसर हातफ 9 जैसा जदीद टेक्नोलॉजी से लैस दिफाई मिसाइल मौजूद है, जो दुश्मन की जारहियत का मौसर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। आज नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान से खिताब करते हुए हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी बहुत दो टोक अल्फाज में ये कहा है नाज़रीन कि भारत मौरकाए हक में शिकस्त खा चुका है और अब फितनतुल ख़वारिज और फितनतुल हिंद जैसे प्रॉक्सीज़ के ज़रिए हाइब्रिड वॉर का सहारा ले रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाक फ़ौज दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक अपनी जदोजहद जारी रखेगी। दूसरी जानिब भारत को अंदरूनी तौर पर भी आलमी सतह पर नाज़रीन सुबकी का सामना है। भारतीय पार्लियामेंट में कायदे हिस्ब इख्तलाफ राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ललकारते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो वो ये कहें कि अमरीकी सदर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी का ये भी कहना था कि दुनिया भर ने हालिया कशीदगी की मजम्मत की, मगर किसी ने भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को तिजारती मैदान में भी चैलेंज कर दिया है। वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने भारत को खबरदार किया है कि अगर तिजारती मुआहदा नहीं होता तो 25% टैरिफ आयद किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि ट्रंप इससे कबल भारत में टेस्ला फैक्ट्री और एप्पल के जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं उन पर भी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर चुके हैं। ये चीज़ें किसी से ढकी छुपी नहीं। और पाकिस्तान के हवाले से भारत और पाकिस्तान जंग जो है हालिया अभी, उसके हवाले से वो क्या बयान देते हैं ये भी सबके सामने है। कोई आई थिंक कोई 30 टाइम्स से ज़्यादा वो पाकिस्तान के हवाले से बात कर चुके हैं कि भारत उनके पास आया था कि पाकिस्तान के साथ हमारी जो जंग है वो रुकवाएं, हम मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन इसका कोई जवाब देते हुए मैं मोदी सरकार जब दिखाई नहीं देते। अलबत्ता मिसाइल तजुर्बात ज़रूर किए जा रहे हैं। किस लिए किए जा रहे हैं, क्या इससे मैसेज देना उनको मकसूद है, ये हम जानेंगे। इस स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं काशिफ रफ़ीक साहब। वीडियो लिंक पर आप देख सकते हैं हमारे तज्ज़ियाकार उस्मान अहमद भट्टी साहब, मोहम्मद नौशाद अली साहब और ऑल द वे फ्रॉम लंदन नसीम सिद्दीकी साहब हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किए हुए हैं। मैं गुफ्तगू का आगाज़ काशिफ रफ़ीक साहब आपसे करना चाहूँगी। ये नाम जैसे कि मैंने भी अपने देखने वालों को भी बताया, पैराले मिसाइल इसको कहा जा रहा है। इंडिया में इस लफ्ज़ को पैरालैया बोला जाता है और कहा यह जा रहा है कि जिसका मतलब जो है द एंड ऑफ द वर्ल्ड है, इसका मतलब जो है वो डिज़ास्टर है। तो आपको नहीं लगता कि भारत खुद अपने डिज़ास्टर को दावत दे रहा है ये सारी चीज़ें करके? जिस तरह का माहौल है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर उसके मामलात को लेकर, ख़ास तौर पर पाक भारत जंग के बाद, तो क्यों इस तरह की ज़रूरत पेश आ रही है? इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल क्यों किए जा रहे हैं भारत की तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, भारत अपने डिज़ास्टर की तरफ नहीं जा रहा। बेसिकली मोदी का जो पॉलिटिकल कैरियर डिज़ास्टर की तरफ जा रहा है, उसको बचाने के लिए ये एक नई जंग, एक नई एस्केलेशन जो है उसको जन्म दे रहा है, क्योंकि मोदी के पास कोई चीज़ ही नहीं है। अब अगर ऐवान में खड़े होकर वो ये कहें कि पाकिस्तान हमारी तरफ 1000 मिसाइल फायर करने वाला था या दहशत गर्दों से चॉकलेट बरामद हो गई या कोई और चीज़ हो गई, इसका मतलब यह है कि उनके पास कोई चीज़ नहीं है। फिर जो बात राहुल गांधी साहब ने की कि भाई आप बता दीजिए कि आप नहीं गए ट्रंप के पास, आपने नहीं सीज फायर करा, तो आप क्यों नहीं करते? ऑन द रिकॉर्ड बयान देते फ्लोर ऑफ द हाउस पे, लेकिन वो भी देने को तैयार नहीं है। तो अब उन्होंने कहा कि इस सारी सुबकी के बाद उनका जब पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म हो रहा है, फिर खुद मोदी ये कह चुके हैं कि 75 साल की उम्र के बाद बंदे को सियासत से रिटायर हो जाना चाहिए। अब मोदी साहब का वो भी एक मामला, रिटायरमेंट पास है, वो भी एक इशू सामने है। सो मैं ये समझता हूँ कि मोदी साहब अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए आखिरी हद तक जाने को तैयार है। पहले भी हम ये कहते रहे कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और उसके ऊपर उसको वजह बना के पाकिस्तान के ऊपर एक जारियत मुसल्लत की गई, जिसका उसको खमियाजा भुगतना पड़ा। अब ये पैरेलल मिसाइल जो है बना के उसका तजर्बा करने का मतलब ये है कि वो सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि जी वो दोबारा किसी एडवेंचर की तरफ जा सकता है, दोबारा किसी एडवेंचर को फ़रोग़ दे सकता है। लेकिन एक जुमला बड़ा पर्टिनेंट है जो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अब वो ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो इसका मतलब ये है
कि जो 2-3 चीज़ें मेरे जहन में आती हैं जी जी। कि इसका मतलब यह है कि कोई एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत करवाएगा, ठीक हो गया, ठीक और हो गया। उसको लेके जारियत दोबारा मुसल्लत करने की कोशिश करेगा। सो मैं ये समझता हूँ कि इस सारे मामले में हमारे इदारे वैसे विजिलेंट है, हमारी कौम विजिलेंट है, लेकिन अगर ट्रंप साहब ने जंग बंदी को कहा और उसकी गारंटी ली तो फिर ये सारी की सारी नाकामी जो है भारत जो भी कर ठीक हो रहा गया। है ये ट्रंप साहब के ऊपर जाएगी। ट्रंप साहब के ऊपर जाएगी, क्योंकि वो ये दावा करते रहे हैं, खुद वो अपने बयानात में कहते हैं कि जंग मैंने रुकवाई है और अब दोनों ममालिक के ताल्लुकात जो है बेहतर होने चाहिए, इसके लिए मैं एफर्ट भी कर रहा हूँ। तो नो डाउट कहीं ना कहीं उनके ऊपर जिम्मेदारी फिर आयद हो रही होगी। लेकिन ऐसी कोई कोशिश करने जा रहा है भारत, उस्मान साहब, कोई ऐसा रिस्क वो ले सकता है, खासतौर पर उसके साथ अभी पाक भारत हालिया जंग जो है, जिस तरह से उसको मुंह की खाना पड़ी है, जिस तरह से उसके मौक़िफ़ की, उसके बयानिए की एक तरह से पूरी दुनिया ने नफ़ी कर दी है और अब उसकी पार्लियामान में सवालात भी किए जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि मोदी कोई फिर से ऐसा एडवेंचर कर सकते हैं जाते जाते अपने रिटायरमेंट से पहले, जिस तरह से काशिफ साहब फरमा रहे थे? थैंक यू अस्मा साहबा। देखिए, बात सुने, भारत जो है वो अगर दिफाई टेक्नोलॉजी कोई भी रखता है तो पाकिस्तान ने जो दिफाई टेक्नोलॉजी है ये शबरात पे चलाने के लिए रखी हुई, और भारत ने देख लिया है कि भारत को किस मुंह की खानी पड़ी है। ये जो पैनल है इस वक्त वो टेक्नोलॉजी कह रहे हैं, हमारे पास इसको तजर्बा किया है, ये 150 से 500 किलोमीटर तक जो है इसकी रेंज है, और ये इसमें थोड़ी सी डिफरेंस ये है बाकी मिसाइल्स से कि अगर इसको अटैक किया जाए तो ये अपनी लोकेशन बदल देता है। मगर आपने देखा कि जो भारत के पास डिफाई टेक्नोलॉजी सबके पास सबसे ज्यादा उसके पास जो हेल्प थी वो हेल्प थी अमेरिका की और उसके साथ इजराइल की। मगर अब देखिए कि जिस तरह अमेरिका भारत के खिलाफ हो चुका है, भारत की जो एक किस्म की एग्रेसिव पॉलिसी थी, पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क ने भारत का साथ नहीं दिया, मगर सारी दुनिया में जो लोग हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का साथ दिया। अब बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो दिफाई लिहाज से भी और सिफाती लिहाज से भी बहुत मजबूत हो चुका है। असल में वजह यह है कि मोदी, नरेंद्र मोदी अपने मुल्क में, अपने घर में जो है वो बदनाम हो चुका है। वो चाहता है जाते जाते मैं अपनी फेस सेविंग कर लूं। ये सारा कुछ वो फेस सेविंग का ड्रामा कर रहा है कि मैं ये कह सकूं कि देखें जी हमारे पास भारत में ये टेक्नोलॉजी थी। देखें वहां पर जो कांग्रेस जमात है वो फ्लोर ऑफ द हाउस मोदी की जो वहां पर नलायकी थी उसको एक्सपोज कर रहे हैं। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में मोदी की जो जंगी जुनून था उसको एक्सपोज किया, और बात यह है कि पाकिस्तान हर लिहाज से तैयार है। पाकिस्तान की फौज जो है वो पूरी दुनिया में अपने आप को मनवा चुकी है। और ये मैं आपको बताऊं, नरेंद्र मोदी की ये ताबूत में आखिरी जो है वो कील ये वाली उसकी जो चलाकी है वो लगा देगी और नरेंद्र मोदी की पूरी जिंदगी जो सियासत है वो खत्म हो जाएगी। सही है, जंग तो वो हमसे नहीं जीत सके, और ज़ाहिर है कि जंगें जो हैं वो हथियारों से तो नहीं लड़ी जाती ना, वो तो जज्बे से लड़ी जाती हैं, और पाकिस्तान ने दिखा दिया कि किस तरह से लड़ी जाती हैं और किस तरह से फिर जीती जाती हैं ये सारी जंगें जो हैं। मैं नसीम सिद्दीकी साहब, सर आपकी तरफ आऊँगी। सर मुझे ये बता दीजिएगा कि एक तरफ तो ये इस तरह के मिसाइल्स के तजुर्बे और सारी चीज़ें दुनिया को दिखाने के लिए हो रही हैं, और दूसरी जानिब दुनिया से छुपा कर बहुत कुछ हो रहा है, जिसका आज जिक्र बलूचिस्तान वर्कशॉप से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल साहब ने किया कि ये जो फितनतुल खवारिज हैं, फितनतुल हिंद है, जिस तरह से इन प्रॉक्सीज़ को सपोर्ट किया जा रहा है भारत की तरफ से, हमारे पास इसके सबूत भी मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको फाइट बैक भी कर रहे हैं बड़े बेहतरीन तरीके से, ज़बरदस्त अंदाज में। तो आपको नहीं लगता कि इस पर थोड़ा सा हमें और अमेरिका के साथ बात करने की ज़रूरत है, कुछ और सबूत, कुछ शवाहिद लेकर जाने की ज़रूरत है, भारत पर मज़ीद दबाव बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी भारत बहुत प्रेशर में है नसीम साहब, तभी तो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं ये मिसाइल तजर्बात वाली। जी बिल्कुल अस्मा, ये तो ऐसी बात है कि जब कहते हैं ना कि लड़ाई के बाद जो मुक्का याद आए वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। तो अब मोदी साहब भले जितने भी मिसाइल सिस्टम जो है वो बना ले, लेकिन उनको जंग में शिकस्त हो चुकी है। और देखिए कि भी बहुत शोर मचाते थे, उन्होंने बड़े बड़े मिसाइल बनाए हुए थे, लेकिन वो क्या हुआ कि वो तो फुलझड़ियों की तरह, कोई अपना अमृतसर में गिरा है, कोई उनके गुरुद्वारे, तो वो जंगी स्ट्रेटेजी में तो बिल्कुल नाकाम रहे। और पाकिस्तान का सिर्फ एक जो मुंह तोड़ जवाब था उनको, जो उनके पठानकोट के ऊपर मिसाइल फेंका गया था, उसके बाद चीखें निकल गई थी और मोदी साहब भागते हुए जो अमेरिका को फोन किया था कि किसी तरह हमें बचाएं। और तो इस बात के तो शवाहिद भी है, और ट्रंप साहब खुद कहते हैं कि भाई मुझे, मोदी साहब ने कहा कि मुझे इस जंग से बचाया जाए। तो बहरहाल हमारे साथ जिस तरह जिस स्ट्रेटेजी से उन्होंने जंग लड़ी थी, जिस बुर्दबारी के साथ, जिस तरह सुकून के साथ बड़ा, पहले उनको वार्निंग दी, फिर उसको उनको जवाब दिया। अभी भी आप देख लें कि जिस तरह इनका एक जो अपना लैब फेक न्यूज की
लैब पकड़ी गई थी अपना बेल्जियम में, उसके बाद इनका और बयानिया जो है वो झूठा दुनिया में पड़ता चला गया। और फिर जिस तरह कुलभूषण को पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया और ये वहां पे जासूसी भी करते थे, दहशतगर्दी भी करते थे, बिल्कुल हमारे सिपा सलार आसिम मुनीर साहब ने सही फरमाया कि ये बलोचिस्तान में भी दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, ये पाकिस्तान के बाकी इलाकों में भी दहशतगर्दी करते हैं और खासतौर पर ये अफगानिस्तान की जो सरजमीन इस्तेमाल करते हुए करते हैं। मौक़िफ़ तो बहुत क्लियर है, जिसको पूरी दुनिया समेत अमेरिका ने भी माना है और उसके सबूत भी मौजूद है, मौजूदा बयानात भी मौजूद है। दुनिया में बड़ी पसीराई हुई है पाकिस्तान की, तो वो हमारी स्ट्रेटजी की वजह से हुई है, जो मोदी की नाकामी है। बल्कि अब तो उसके दफनाने का वक्त आ गया, फौत तो उसकी सियासत हो चुकी है। ठीक है जी, ठीक है। नौशाद साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अमेरिका का बार बार जिक्र हो रहा है, अमेरिकी सदर का हो रहा है, ज़ाहिर है वो खुद भी बार बार जिक्र करते हैं। और जिस तरह से राहुल गांधी साहब ने वहाँ पर फरमाया पार्लियामान के अंदर कि भाई अगर ट्रंप साहब गलत कह रहे हैं, अगर आप मिन्नत नहीं करने गए थे कि पाकिस्तान से कि जी जंग रुकवाएं, सदर ट्रंप जो है किरदार अदा करें, तो आप उसकी कोई नफ़ी करें, कोई बयान दे दें। मोदी साहब वो बयान देने को तैयार नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि सारे जो भी उनके साथ हुआ है, जिस तरह से हजीमत का सामना है, वो मिसाइल्स के जरिए शायद इसको वो कर सकते हैं। सर मुझे ये बता दीजिएगा कि कहीं ना कहीं ये जो तजुर्बात किए जा रहे हैं, या अगर खुदा न खास्ता दोबारा से पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई की कोई कोशिश की जाती है नौशाद साहब, तो ये सीधा सीधा अमेरिका से सींग फंसाने के मुतरादिफ नहीं होगा? क्योंकि टैरिफ को लेकर भी अमेरिका जो है वो बाकायदा धमकी दे चुके हैं अमेरिकी सदर के जी, उसमें इजाफा कर दिया जाएगा अगर वो सही तरीके से जितने भी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ट्रेड के उन पर अमल दरामद नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक इस मिसाइल का मामला है, उसकी कोई स्पेशलिटी, ऐसी ख़ास स्पेशलिटी मुझे महसूस नहीं हुई। कोई ऐसी ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी का कोई उन्होंने कोई ऐलान किया हो कि हमें लगे कि जी वो हमारे पास नहीं है या हम उसको काउंटर नहीं कर सकते। बिल्कुल। सो ये तो सिर्फ एक इस मिसाइल को लेके या इसके तजर्बे को लेके मुझे तो बड़ी शदीद किस्म की हैरानगी हुई है इस बात के ऊपर कि वो भारतीय अवाम को किस हद तक जो है वो उनके इंटेलेक्ट को वो किस हद तक अंडरमाइन करते हैं, और वो हुक्मरान ये समझते हैं कि वो अवाम को इस तरह धोखा दे सकते हैं। खास तौर पर जब उस दिन जिस दिन अपोजिशन जो है वो अभी रसीम सदीकी साहब ने कहा कि उनके कफन दफन का बंदोबस्त कर रही थी, या जिस वक्त उनके ताबूत में आखिरी कीलें ठोक रही थी उनकी सियासत के ताबूत में मोदी साहब के, तो उसका जो इंकशाफ तो वो उन्होंने जो राहुल गांधी हैं उन्होंने बहुत क्लियरली कर दिया है कि रात 1:37 पर डीजीएमओ को ये कह चुके थे कि जी आप जो है वो जंग जो है बंद करवाने की तरफ चले जाएं। तो फिर इसके बाद तो अब बहस ही कोई नहीं है, अब इसके ऊपर तो कोई गुफ्तगू रहती ही नहीं है कि अगर ये बात उनके अपने अपोजिशन लीडर सबूत रख रहे हैं जो पार्लियामान के सामने कि जी 1:37 पे तो ये जंग बंदी के लिए दौड़ पड़े हुए थे, और पाकिस्तान को इन्होंने फोन करके कहा था हमने किसी अस्करी हदफ को निशाना नहीं बनाया, तो आप बराए मेहरबानी माफ कीजिएगा, गलती हो गई हमसे। तो इस तरह के रवैये के साथ तो फिर मैं समझता हूँ कि ये चाहे मिसाइल छोड़ के ये एटम बम का धमाका भी कर ले तो इनकी आवाम ने अब तस्लीम नहीं करना, क्योंकि वो अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर चुके हैं। सर ट्रेड के हवाले से कुछ फरमाइएगा। सिर्फ एक लाइन में कह दूं, जो अमेरिकी सदर के हवाले से जो बात है, अमेरिकी सदर समेत पूरी दुनिया के अंदर भारत अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर चुका है। और जो फील्ड मार्शल को बुलाया गया था, ये जनरल कोरेला जो बात कह चुके हैं, उसके बाद ये बात वाजे होती है कि पाकिस्तान ने तमाम तर सबूत भी रखे हैं और वो सबूत काबिले एतबार भी हैं और ऑथेंटिक हैं, जिसकी वजह से इतनी पजीराई पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अस्करी इदारों को दी गई है। सही हो गया सर। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम मिलेंगे, भारत की तो कुछ हमने बात कर ली, पाकिस्तान के सियासी मैदान का रुख करेंगे, जहां पर तहरीक इंसाफ के 5 अगस्त के जो एहतजाजी तहरीक है वो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है। कौन पाकिस्तान आ रहा है, कौन पाकिस्तान से जा रहा है, ये सारी चीज़ें अपने पैनल से पूछने की कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। 5 अगस्त को पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है, तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, आज के शो में अब हम कुछ इस मौजू को डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारी कयास आराइयाँ की जा रही हैं जी कि ये जो एहतजाज होने जा रहा है इसको लीड करने के लिए बानी PTI के बेटे कासिम और सलमान जो हैं वो पाकिस्तान आएंगे। ताहम इन खबरों की कल बानी PTI इमरान खान ने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सख्ती से तरदीद की। कहना उनका ये था कि उनके बच्चे न किसी एहतजाज का हिस्सा बनेंगे, न ही इसकी क़यादत करेंगे।
इमरान खान के मुताबिक तहरीक चलाना पार्टी की जिम्मेदारी है और इस हवाले से वो पहले ही पार्टी क़यादत को वाज़ेह हिदायत जारी कर चुके हैं। लेकिन नाज़रीन, पार्टी तर्जुमान शेख वकास अकरम का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है इमरान खान के बयान से। उनका कहना यह है कि इमरान खान के बेटे पाकिस्तान ज़रूर आएंगे और इस बारे में किसी किस्म के शकूक व शुबहात को हवा देना महज प्रोपेगेंडा है। उनके मुताबिक बच्चों की आमद की तारीख का तयन बाकी है, लेकिन आने का फैसला खुद उन्होंने किया है। इसी मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी साहबा ने कहा कि पुप्पो की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। इस पर मज़ीद तबसरा करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये भी तहरीके इंसाफ के सियासी ड्रामों में से एक ड्रामा है जिसका मकसद महज सियासी फ़ायदा उठाना है, न कि वालिद और बेटों की मुलाकात। उनका कहना यह भी था कि तहरीके इंसाफ के कारकुनों और उनके बच्चों को सिर्फ इक़्तिदार के हविस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है जो लगाया जा रहा है बानी तहरीके इंसाफ पर। इसी पे हम बात करेंगे जी। हमारे पैनल हमारे साथ मौजूद है, काशिफ साहब, उस्मान साहब, नौशाद साहब, नसीम साहब हमारे साथ ही हैं, लेकिन इस वक्त स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं ख़ास इस मौजू पर बात करने के लिए डॉक्टर अली इमरान शहजाद साहब, एडवोकेट भी हैं और तर्जुमान हैं जी PTI पंजाब के लिए, हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, पहले तो आपने वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, ज़रा मुझे और मेरे देखने वालों को बता दीजिएगा क्या होने जा रहा है इनफैक्ट 5 तारीख को, ये कमिंग जो 5 तारीख आ रही है, 5 अगस्त आ रहा है, क्या हो रहा है? सूबाई सतह पर आप लोग एहतजाज कर रहे हैं तो फिर उसको लीड कौन कर रहा है? महमूद अचकज़ई का नाम एक तरफ से सामने आ रहा था और दूसरी तरफ से अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि I'm the one जो सारी चीज़ को लीड कर रहा हूँगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबदो व या का नस्तईन। देखिए जी, 5 का जो इवेंट है इस दफ़ा, जैसे कि हमारे प्रीवियस इवेंट्स थे, आपने देखे 4 अक्टूबर था, फिर 26 नवंबर, तो उसमें हमने एक ख़ास प्लान दिया कि हमने तमाम पाकिस्तान से जो पार्टी के कारकुनान थे या जो पार्टी के लोग थे और उनको हमने इस्लामाबाद की तरफ बुलाया, डी चौक में बुलाया। लेकिन इस दफ़ा प्लान को बड़ा सिंपल सादा रखा गया कि एक तो हम बहुत सारे पूरे पाकिस्तान से जो लोग हैं उनको इस्लामाबाद नहीं बुलाना चाह रहे या कोई किसी ख़ास मुकाम पे बुलाना नहीं चाह रहे। हम ये चाह रहे हैं कि इस दफ़ा का जो एहतजाज हो वो जहाँ पर जो ये लगता है कि आप लोग चाहते थे बुलाया जाए, लेकिन आपको लगता है कोई आएगा नहीं या आने दिया नहीं जाएगा, इसलिए आप नहीं बुला रहे। नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं कहता हूँ कि अगर हमें कोई जो है वो गारंटी दे दे इस बात की कि ना तो वो रास्ते बंद करेंगे, ना उनके ऊपर किसी किस्म की कोई फायरिंग होगी, ना लाठी चार्ज होगा, ना पथराव होगा, तो फिर आप जरा खोल के देखिए। कौन देता है? जब PTI हुकूमत में थी, पीपल्स पार्टी एहतजाज करती थी, कोई भी करता था, रास्ते भी बंद होते थे, कंटेनर्स भी होते थे, शेलिंग भी होती थी। मैं खुद इस चीज़ की गवाह हूं, मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ सर। इसका जवाब ले लीजिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब सिंध से मार्च शुरू किया तो आपके पैनल में भी जो लोग बैठे हैं और आप भी अगर इसकी तरदीद कर दें कि हमने कराची से लेकर अगर इस्लामाबाद तक, डी चौ तक उनके काफिले में किसी जगह कोई रुकावट पैदा की हो, किसी जगह पर भी उनके ये रिकॉर्ड की बात है। ये रिकॉर्ड की बात है। मैंने खुद और फिर डी चौक में वो आए, डी चौक के अंदर उन्होंने अपना खिताब किया और डी चौक से वो डिस्पर्स हुए। इवन मैं इस चीज का गवाह हूं कि आपने देखा रवाज चौक के बाद रास्ते में 0 पॉइंट से पहले खन्ना चौक तक और फिर 0 पॉइंट फैजाबाद 0 पॉइंट और आगे तक इवन डी चौक पहुंचने तक पूरा प्रॉपर्ली उनको एंटरटेन किया गया। ठीक हो गया, आपको नहीं एंटरटेन किया जा रहा ना, तो क्या आपके पास क्या लाए अमल? देखिए, हमने इस दफा जो हमने लाए अमल दिया है वो पहले वाले लाएमल से बड़ा डिफरेंट होगा। इस दफा हमने कोशिश ये की है कि हमारा एहतजाज होगा वो हमेशा की तरह पुरअमन होगा, लेकिन उसमें हमने ये किया कि हमने कहा कि जी UC लेवल, आपकी तहसील लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एहतजाज होगा, लेकिन अभी किसी भी एहतजाज की जो अभी एहतजाज है उसके ऊपर मुशावरत जारी है। हमने अभी किसी किस्म का कोई प्लान जारी नहीं किया। हम ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि वक्त से पहले हम किसी भी प्लान का जो है वो ऐलान करें और उसके बाद एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन तो 19 से शुरू हो चुका हुआ है। 29 जुलाई से हमारे कारकुनों के घरों पर छापे, इवन हमारी चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब जो है आलिया हमजा साहबा, उनके घरों पर छापे और वो घर पे नहीं रहने गुज़श्ता 3 दिन से। तो हम इस दफा जो एहतजाज करेंगे वो हमेशा की तरह पुरअमन होगा और हम तैयार हैं, आप हमारे सर फाड़ दें, आप हमें जख्मी करें, आप गोलियां मारें, लेकिन गिरफ्तारियां, छापे, ये सारी चीज़ें आपने कहा कि बहुत पहले से शुरू हो चुका है। तो ऐसे माहौल में हम देखेंगे कि कासिम सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं, आएंगे, और ये क्या चल रहा है आपकी पार्टी के अंदर? बहुत सारे मामलात पर बहुत ज़्यादा तजादात और यू टर्न्स हमें दिखाई देते हैं, लेकिन इस मामले पर बानी कुछ और कहते हैं, शेख वकास TV पर आके कोई और बयान देते हैं। आ रहे हैं ये लोग? देखिए जी, मेरी बानी से जो आखिरी मुलाकात थी वो 7
जून को थी। उसके बाद मैं तोशा खाना 2 में भी बानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का वकील हूँ, ठीक है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी मुलाकात नहीं होने दी जा रही। अब जो चीज़ आप रिपोर्ट कर रही हैं यही रिपोर्ट मीडिया कर रहा है। अब कुछ साफ़ी जो कल खान साहब से जिनकी मुलाकात हुई जेल के अंदर, बात हुई, तो मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा देखें अब मैं किसी भी मीडिया रिपोर्ट की ना तो तस्दीक कर सकता हूँ ना तरदीद कर सकता हूँ जब तक कोई पार्टी का बंदा जो है वो अंदर मौजूद नहीं होगा। अब शेख वकास पार्टी के बंदे नहीं हैं, वो अंदर मौजूद नहीं थे। हाँ, अगर शेख तो साहब फिर वो कह रहे खुद से ही बयान दे रहे हैं, नहीं, अगर he knows nothing, आप ये कहना चाह रहे हैं? उनका कोई अपना उनकी ख्वाहिश होगी अपनी, उनके कोई अपने ज़राए होंगे जिससे fine. उनको कोई पैगाम मिला होगा। ठीक। लेकिन खान साहब ने ना तो पहले बच्चों को बुलाया और ना ही खान साहब ने बच्चों को रोका। बच्चों ठीक के हो पास गया। नाइक ऑफ है, वो पाकिस्तान आने के लिए उनको पाकिस्तान आने से कोई रोक नहीं सकता। अगर वो आते हैं, उन्होंने कैटेगोरिकली इंटरव्यू, लेकिन अभी तक पार्टी में आप तक को नहीं मालूम है, आप जो पंजाब में तर्जुमान हैं आपको भी नहीं मालूम है कि वो आ रहे हैं या नहीं। जी बिल्कुल, कोई बच्चे क्लैरिटी नहीं है। नहीं, क्लैरिटी इस बात तक जरूर है कि उन्होंने आना है, लेकिन उसकी डेट का कोई अभी कब आना है? एहतजाज से पहले आना है, बाद में आना है? और मुझे बता देखिए- दीजिएगा कि बाद में आएंगे तो फिर तो सिर्फ मुलाकात कर रहे होंगे ना अपने वालिद से। देखें वो आएंगी अपने वालिद से मुलाकात करने के लिए। है। और खान साहब ने जो मैंने मीडिया रिपोर्ट सुनी जी, जी, है जी, जी। और जो साफ़ी हजरात ने मुझे बताया है कि खान साहब ने भी कैटेगोरिकली ये कह दिया कि एहतजाज को लीड करने के लिए उनके वालिद मौजूद हैं। अगर बच्चे आएंगे तो सिर्फ मेरे साथ मुलाकात के लिए आएंगे। ठीक है। सर मज़ीद ज़रा ये समझा दीजिएगा, जैसे मैंने अली अमीन गंडापुर साहब का जिक्र किया, वो कहते हैं कि मैं इसकी क़यादत कर रहा हूँगा केपी में, ज़ाहिर है केपी के वो वज़ीर आला हैं, लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को लेकर हमें कुछ मामलात समझाइएगा। वहाँ पर कोशिश की जा रही है वही महमूद अचकज़ई साहब जो कभी जो एक तहरीक अदम एतमाद आती है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, उसमें हमें बड़े मुतहरिक दिखाई दिए। आज वो इमरान खान साहब को बाहर निकालने के लिए बड़े ज़्यादा मुतहरिक हैं। और अचंभे की बात यह कि आप उन पर ट्रस्ट भी कर रहे हैं ब्लाइंडली। देखिए जी, सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। कल के दुश्मन आज U-turns लिए जा सकते हैं any time। कल के दुश्मन आज के हलीफ होते हैं। अब रह गई तरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के हवाले से बात, तो कल से 2 दिन के लिए उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई है। 3 से 4 वेन्यूज़ है उनके, कोई कंफर्म नहीं है। उन लास्ट टाइम भी जब लेजेंड होटल इस्लामाबाद के अंदर उनका प्रोग्राम था तो वहाँ पर भी आकर ताले लगा दिए गए। अब जहाँ तक क़यादत की बात है उसमें अभी तक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान मेरे नॉलेज में तक अभी तक तो कोई उनकी क़यादत का जिक्र नहीं है। कल की पहला दिन कॉन्फ्रेंस होती है, जो मीटिंग्स होती हैं। अभी 3 दिन पहले भी जो मीटिंग थी अचकज़ई साहब के घर पे, मैं वहाँ पर मौजूद था। वहाँ पर भी कोई ऐसी बात इस हवाले से नहीं थी कि लीड वो करेंगे। लीड क्योंकि प्योरली ये पीटीआई का इवेंट है तो नेचुरली पीटीआई को ही इसको देखना है। और पीटीआई के जो सूबाई चैप्टर्स हैं, पंजाब में आलिया हमजा साहब हैं, केपी में जुनेद अकबर साहब हैं, इसी तरह सिंध में अली। सही हो गया। लेकिन मैं डॉक्टर अली इमरान शहजाद साहब आपका शुक्रिया अदा करते हुए कि आपने वक्त निकाला। आई नो यू हैव टू गो समवेयर राइट आफ्टर दिस शो, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं ले रही, लेकिन मैं आपसे बस एक जाते जाते दरख्वास्त करना चाह रही हूँ। बस 4 दिन रह गए, अब डिसाइड कर लें किसने कहाँ पर इसको लीड करना है। वक्त बड़ा कम है और जिस तरह से इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी पूरा पाकिस्तान जो है उसमें ये मुजाहरा होना चाहिए, तो फिर अगर लीडर का ही नहीं पता तो फिर तो बड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बट एनीवेज थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर अली इमरान शहजाद एडवोकेट साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। ये तर्जुमान हैं जी PTI पंजाब के, में बता रहे थे कि कैसे अभी एहतजाज से पहले ही सारे मामलात, गिरफ्तारियाँ और छापे जो हैं वो शुरू हो चुके हैं और जो अहम रहनुमा हैं वो कहीं ना कहीं ख़ुद को पनाह में रखने की कोशिश कर रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। काशिफ साहब, मैं आपसे फिर शुरू कर लेती हूँ। डॉक्टर साहब आए, बहुत सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई और सबसे ज़्यादा क्लियर तो हमें ये चीज़ हुई कि अभी तक PTI के अंदर क्लैरिटी नहीं है कि इस एहतजाज को किसने लीड करना है, क्या करना है। मुझे सिर्फ हाँ या ना में यू नो कि टाइम हमारे पास एक सेगमेंट का अब कम रह गया है। मुझे बता दीजिएगा, आप 5 अगस्त को एक बड़ा शो होते हुए देख रहे हैं PTI की तरफ से पूरे पाकिस्तान में? सर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर एहतजाज होगा, चंद घंटे का एहतजाज होगा, ट्विटर के ऊपर बड़ा शो होगा, फेसबुक के ऊपर बड़ा शो होगा, यूट्यूब पे बड़ा शो होगा, ग्राउंड के ऊपर इतना बड़ा शो नहीं होगा। और एक जुमला ऐड कर दूं, जिस वक्त ये बात थी कि साहबजादगान आएंगे लीड करेंगे, मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये नहीं आएंगे। ये एहतजाज के लिए तो पॉलिटिकल स्टंट था बस। ठीक हो गया। उस्मान साहब, आपकी क्या टेक है सर इस पे? आप तो खैर लाहौर में ही हैं, पंजाब के दिल में बैठे हैं, बताएं वहाँ क्या हो रहा है? बड़े छापे सुने मार रहे हैं जी, सबको अरेस्ट वेस्ट कर रहे हैं, डॉक्टर साहब गिला करके गए जी। डॉक्टर साहब ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी कराची से लॉन्ग मार्च करते आए और इस्लामाबाद आए, और वो ये भूल गए कि मरियम नवाज, हमजा शबाशिफ साहब भी लाहौर से लॉन्ग मार्च किया, इस्लामाबाद पहुंचे, मगर एक पत्ता नहीं तोड़ा, धरना नहीं दिया, फौजी तंसीबात पर हमला नहीं किया।
पार्लियामेंट की दीवारों पे शलवारें नहीं लटकाई, मगर ये सब कुछ करते हैं इसलिए हुकूमत इनको, रियासत इनको इजाजत देती कि ये जो एहतजाज को इंतशार में तब्दील करते हैं। आपने बात की 5 अगस्त को क्या होना है, 5 अगस्त को वही होगा जो आज हो रहा है, कुछ भी नहीं होना। सोशल मीडिया पे ये पुरानी वीडियोस लगाएंगे, झूठ बोलेंगे, ये कहेंगे आज का प्रोटेस्ट बड़ा कामयाब है। इमरान खान साहब ज़हनी तौर पर हार तस्लीम कर चुके हैं। सही हो गया, सही हो गया। नौशाद साहब, आप भी कुछ नहीं देख रहे बड़ा होता हुआ 5 अगस्त में? सर देखिए, जो इस वक्त सिचुएशन है, इस सिचुएशन में तो मुझे कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर जो हमें पंजाब में जो सिचुएशन नजर आ रही है वो तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो शायद गली मोहल्लों की हद तक महदूद रह सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। और मुझे नहीं पता कि गिरफ्तारियां कितनी हुई हैं, मेरे इल्म में कोई उसका नंबर नहीं है सच, लेकिन अभी पंजाब के तर्जमान आपके शो में बैठे थे तो मेरा ख्याल है वो अभी तक तो वो आज़ाद हैं। हो सकता है कुछ गिरफ्तारियां की गई हों, मेरी लाइल्मी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस गिरफ्तारियों से पहले भी जब मैंने अपने ज़राए से सारा कुछ चेक किया था तो उस वक्त भी कोई खास चीज़ नहीं थी। एक बात ज़रूर कह दूं कि आपको मैंने कासिम और सलमान के बारे में कहा था कि वो उसका फैसला ना इमरान खान साहब ने करना है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ने करना है, उसका फैसला जमाइमा गोल्डस्मिथ ने करना है और उस लॉबी ने करना है जिसमें कासिम और सलमान बतौर कोलैटरल हैं। ये अब जो फाइनेंस को समझते हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि कोलैटरल क्या होता है। बिल्कुल, ये बात आप हमारे प्रोग्राम में पहले भी कर चुके हैं। मैं आपकी तरफ आऊंगी। सिद्दीकी साहब, आपको तो बड़ी होप होगी, आपको लंदन में क्या खबरें दी जा रही हैं, क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में 5 अगस्त को? सर देखिए, बिल्कुल नौशाद साहब ने सही कहा कि कासिम या सलमान अगर पाकिस्तान जाएंगे तो उसमें जमाइमा की रजामंदी शामिल होगी, उसकी मदर है, रजामंदी चाहिए। वो नहीं जा सकते कि वो ट्वीट कर चुकी है कि उन्होंने अभी तक कोई इजाजत नहीं दी है। दूसरी बात ये कि 5 अगस्त को कोई बहुत बड़ा शो तो नहीं हो सकता, जिस तरह पाकिस्तान में हालात है उस हिसाब से आपने देखा कि तहरीक इंसाफ को बिल्कुल भी कोई स्पेस नहीं दी जा रही। तो वहां पे ये सोचना कि कोई बहुत बड़ा शो कर लेगी, लेकिन बात यह कि असमत तहरीकें चलती रहती हैं, तहरीकें कोई एक दिन में खत्म नहीं हो जाती या एक जलसे से नहीं खत्म हो जाती। 1857 में जंगे सर जी, ये जो आपने सर जी जुमला बोला ना, अब इस पे मुझे ब्रेक ले लेने दें, और ब्रेक से पहले मुझे ये कह लेने दें कि मुझे अली अमीन गंडापुर याद आ गए आप इस बात पे कि कोई एक दिन थोड़ी होती है तहरीक, 90 दिन चलेगी। लेट्स सी 90 डेज के बाद क्या होता है। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, और 90 दिन के बाद क्या होगा इसको ज़रूर हम डिस्कस करते रहेंगे। बहुत सारे डेज अभी बाकी हैं। लेट्स सी सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है। लेकिन अभी मुल्क में चीनी बहरान को लेकर क्या हो रहा है इसको डिस्कस करते हैं ब्रेक के फ़ौरन बाद। वेलकम बैक जी। रुख हम कर रहे हैं मुल्क में चीनी बहरान का, जिसके पस पर्दा सरगर्म जो चीनी माफिया है उसके खिलाफ हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया है। शुगर इंडस्ट्री को मरहलावार डी रेगुलेट करने की उसूली मंजूरी दे दी गई है और इस हवाले से तैयार करदा तजावीज़ का हतमी मुसवदा आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। ये जो नया मुजवज़ा फ्रेमवर्क है इसके तहत नाज़रीन हुकूमत के पास 5 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक महफूज रहेगा, जबकि मार्केट में कीमत फ़रोख्त का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर निजी शोबे के सपोर्ट कर दिया जाएगा। ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान सिर्फ 1 माह की खपत के बराबर चीनी ज़ख़ीरा करेगी ताकि हंगामी सूरत हाल में फौरी मुदाखलत मुमकिन हो सके। हुकाम बता ये भी रहे हैं कि इस डी रेगुलेशन से न सिर्फ मार्केट में शफाफियत और मुकाबले का रुझान बढ़ेगा, बल्कि किसानों को भी गन्ने की बेहतर कीमतें हासिल होंगी। मुल्क भर में चीनी की कीमतें, हम सभी जानते हैं कि इस पर इजाफे में बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जा रही थी। अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने इसका नोटिस ले लिया है और तमाम शुगर मिल्स मालिकान और जो बरामद कुनंदगान हैं उनका रिकॉर्ड तलब कर लिया है। कमेटी ने कराची में 210 रुपये और हरीपुर में 215 रुपये फ़ी किलो कीमत पर तशवीश का इजहार किया है, जबकि मुल्क भर में औसत कीमत 173 रुपये फ़ी किलो है। वज़ारत सनत की रिपोर्ट कहती है कि गुज़श्ता 10 बरसों में 50,90,000 टन चीनी की बरामद की इजाज़त दी गई, मगर असल में सिर्फ 39,27,000 टन बरामद हुई, जिससे $400 मिलियन का ज़र मुबादला हासिल हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी माफिया के खिलाफ सख्त इक़दाम का ऐलान कर दिया है और सख्त टैक्स निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा, जिसके रद्दअमल में माफिया ने मुबैना तौर पर कीमतों में तेज़ी से इजाफा कर दिया है। इस हवाले से वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं जी राना एहसान अफजल, उन्होंने एक निजी टीवी को एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने बताया कि रमा सीज़न में चीनी की पैदावार जो है वो 5.8 मिलियन टन रही, जो कि मुतवक्के हदफ से 1 मिलियन टन कम है और इसकी बड़ी वजह मौसमियाती तब्दीली है। इस मसले पर काबू पाने के लिए वफाकी वज़ीर अवैस लगारी की सरबराही में एक कमेटी कायम कर दी गई है जी, जो खुसूसी रिपोर्ट तैयार करेगी। ये रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। मुझे आप ये बता दें काशिफ साहब, ये राना एहसान साहब के जिस इंटरव्यू का मैं जिक्र कर रही हूँ इसमें इन्होंने कहा जी कि
चीनी जो है वो जब ज़्यादा पैदा हो जाए, चीनी की पैदावार ज़्यादा हो जाए, फिर चीनी का क्या करें? फिर बाहर ही भेजेंगे ना हम। यानी वो बड़ी ज़िम्मा करार दे रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने चीनी को पहले एक्सपोर्ट किया और अब उनकी वजह से इम्पोर्ट की कोशिश की जा रही है, लेकिन फ़ायदा कहीं पर कुछ नहीं हो रहा, नुकसान सारा का सारा आवाम का हो रहा है। देखिए, आपकी इस तमाम तहकीकाती गुफ्तगू के बाद मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला करे शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत 5 साल पूरे करे। खुदा करे कि ये सियासी निज़ाम अच्छा, आप मज़ीद हुकूमतों को मुस्तहकम हमेशा हो। चीनी बहरान से लिंक करते हैं, क्यों काशिफ? मैं बताता हूँ जी आपको, यही चीनी का स्कैंडल था। इमरान खान की हुकूमत थी, जहांगीर तरीन वगैरह के खिलाफ इंक्वायरी थी। इंक्वायरी में जब ट्रकों की बिल्टियाँ तक चेक हुई, सेम यही पैटर्न था, सेम यही पैटर्न था। वज़ीर आज़म साहब डट गए थे और उसके बाद फिर अदम एतमाद में फारग हो गए थे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरी दुआ है चीनी माफिया के कि आगे मेरी खड़ा नहीं हो दुआ, सकता। देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरी दुआ है 50% चीनी का जो पाकिस्तान का शेयर है वो 2 लोगों के पास है, एक जरदारी खानदान के पास, दूसरा तरीन खानदान के पास। और तरीन साहब कह चुके हैं कि मैंने अगर सियासत दोबारा रिवाइव की तो मैं मखदूम अहमद महमूद साहब के साथ करूंगा। मखदूम अहमद महमूद साहब पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। मैं तो आपको डाट बना के दे रहा हूं, मैं तो कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं दे रहा, मैं तो दुआ दे रहा हूं कि अल्लाह अल्लाह करके सियासी इस्तेहकाम आया है, डिलीवर होना शुरू हुआ है, महंगाई में कमी आई है, हर चीज़ आई है। लेकिन जैसे ही इससे पहले FBR को रिवाइव करने की बात की और वज़ीर आज़म साहब ने खुद कहा मैं पीछे नहीं हटूंगा, ना FBR ठीक हुआ, अब चीनी का मामला है और वही इन्वेस्टिगेशन है, पहले बाहर भेजो पैसे लो, फिर वापस मंगा के पैसे कमाओ। और गरीब आदमी का क्या है, 10-20 रुपए महंगाई है ना, रो पिट के फिर सीधा हो जाएगा। नसीम सिद्दीकी साहब, अभी आप बड़े संजीदा दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, और जब काशिफ साहब दुआ दे रहे थे वज़ीर आज़म को कि अल्लाह करे कि शुगर माफिया के खिलाफ जिस तरह से वो खड़े हो रहे हैं, इकदाम कर रहे हैं, वो आवाम के हक में बेहतर हो, उस वक्त आप क्यों स्माइल कर रहे थे सर, ये बताएं। मैंने तो कहा अल्लाह करे इनकी हुकूमत चलती रहे। नहीं, मैं स्माइल इसलिए कर रहा था कि शहबाज शरीफ साहब आईने के सामने खड़े हो जाएंगे और फिर शुगर माफिया से बात करेंगे। उनकी अपनी फैमिलीज की सारी जो है शुगर मिल्स है पंजाब के अंदर, जिस तरह काशिफ ने कहा, जरदारी साहब, अनवर मजीद, जहांगीर तरीन, तो ये क्या कार्टेल बने हुए। आप देखें ना कि हमारे मुल्क में SIFC बन गया, बड़ी बड़ी बातें होती हैं कारोबार की। UAE से चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ पे गन्ना, तो गन्ना क्या गंडेरी भी नहीं होती जहाँ पे, वहां से आप चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे आपका किसान रो रहा है। मेरा मतलब कि ये चीनी माफिया वाकई इतना बड़ा है कि इससे आपकी हुकूमतें तब्दील हो सकती है। मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं छोटा सा वाकया बताता हूँ कि इमरान खान साहब के दौर में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था FBR के थ्रू के तमाम शुगर इंडस्ट्रीज के ऊपर कैमरेज लगाए जाएंगे और उनकी प्रोडक्शन नोट की जाएगी। उसके टेंडर्स भी हो गए थे, वहां पे कैमरा लगने भी शुरू हो गए, लेकिन माफिया ने सारे कैमरों को उठा के फेंक दिया वहां से। मतलब ये किसी के कंट्रोल में नहीं आते। शहबाज कोशिश करके ठीक है, तो आपको लग रहा है कि ये PM शहबाज साहब के कंट्रोल में भी नहीं आने वाले हैं, या आपको लगता है कि कुछ हो सकता है, कुछ बेहतरी होगी? हाँ या ना में बता दीजिएगा। की सारी फैमिली ये कारोबार कर रही है, वो कहाँ पे दुश्मनियां मोल लेंगे। तो ये सिर्फ जो है ना बयानात की हद तक तो हो सकता है कि चीनी, मुझे याद है कि अयूब खान भी चीनी की वजह से ही उनका हुकूमत छोड़नी पड़ी थी और उस वक्त ठीक हो गया। 4 चीनी महंगी हुई थी। तो ये चीनी जब से हम पैदा हुए, ये चीनी वाला ही मामला चल रहा है। चीनी कम है, सही हो गया, सही हो गया। नौशाद साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊंगी। चलें, ये मौसमियाती तब्दीली की वजह से जो इतनी सारी अमवात हो रही हैं, जो इतने सैलाब का, तबाही का और बहुत सारे जल्जलों का और बहुत सारी चीज़ों का हमें सामने है, इसको कोई डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन मेरे ख्याल में हमें थैंक यू तो कहना चाहिए राना एहसान अफजल साहब को। उन्होंने बता दिया कि चीनी जो कम पैदा हो रही है इसकी बड़ी वजह जो है मौसमियाती तब्दीली है। तो मेरे ख्याल में इसको कंट्रोल करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों की बड़ी बड़ी जो फैमिलीज़ हैं, उनकी शुगर मिल्स हैं अपनी, तो शायद इसी से ये मसला हल हो जाए सर, मौसमियाती तब्दीली वाला। आसमा, इस मुल्क के अंदर जब बम्पर क्रॉप हुई थी ना गन्ने की, जी सर, उस साल भी चीनी का यही हाल था। यही जो काशिफ साहब ने एक लफ्ज बोला था पैटर्न का, यही पैटर्न था। और ये बात भी दुरुस्त है कि जिसने चीनी के जो माफी है उसको हाथ डाला है, बस उसका फिर अल्लाह ही हाफिज हुआ है। इशू ये है, देखें बड़ी सिंपल सी, इसमें मैं तो हैरान परेशान इस बात पे हूँ। आप देखिए अभी छोटी सी बात काशिफ साहब ने कही और कहकर गुजर गए हैं, वो कितना बड़ा जुर्म है कि आप पैसा यहां से ले जाकर वहां दुबई में या कहीं और स्टोर करें, पहले एक्सपोर्ट से पैसे कमाएं, फिर उसी चीनी को दोबारा इंपोर्ट करें। भाई गवर्नमेंट को तो $400 बिलियन आपको कहते हैं 30-40 अरब रुपया अगर फर्ज करें मिल भी गया है डॉलर की सूरत में, लेकिन जो अवाम का 600-700 अरब रुपया खा गए हैं उसका जिम्मेदार कौन है भाई? ठीक हो गया। मैं नौशाद साहब ये जानना चाहती थी कि आप होपफुल हैं, नहीं है, होने जा रहा है, कुछ नहीं होने जा रहा। प्रॉब्लम ये है आसमा कि इसके बावजूद मुज़ाकरात होते हैं, यहाँ उनसे बातचीत होती है, बजाय इसके कि उन क्रिमिनल्स को पकड़ के अंदर दे के उनकी मिलें सील करके उनको जो है वो हमेशा के लिए मिसाल बनाएं।
उल्टा जो है वो उनसे मुज़ाकरात हो रहे थे। क्यों? इसी को कहते हैं माफिया। कि ठीक जब हो गया माफिया सर, जो है ठीक हो उसके गया। और इस आगे माफिया घूमते के गए, खिलाफ वो आपको नहीं इबादत लगता नहीं कि है। वजीर आजम शहबाज शरीफ जो हैं वो डट कर खड़े होने का ऐलान कर रहे हैं, तो वाकई कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन जी चूंकि हमारे साथ उस्मान साहब मौजूद हैं, वजीर आजम को बड़े अच्छे तरीके से जानते भी हैं, बहुत सारे मामले पर इनकी मुलाकातें भी रहती हैं, तो मेरे ख्याल में सबसे बेहतर ये बता सकते हैं। उस्मान साहब बताइए ना, अब तो डट गए हैं हमारे वजीर आजम जो है, वैसे डट कर खड़ा है कप्तान, मुझे याद आ गया, लेकिन अब तो डट कर खड़ा है वजीर आजम पाकिस्तान, तो आपको लगता है मुकाबला कर पाएंगे शुगर माफिया का? डट कर लेटा हुआ है इमरान खान और डट कर खड़ा है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। मैं आपको ये चीज बताऊं कि ठीक, एफबीआर ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से और वीडियो निगरानी के जरिए जो चीनी की फरोख्त है ना, एक साल में 107 अरब रुपए से बढ़कर 152 अरब रुपए हुई, 41% जो इजाफा हुआ, और 57 अरब का जो टैक्स हला था ना, वो पूरा हुआ ये एक साल में। पोल्ट्री, मशरूबात, टबैको, सीमेंट की इंडस्ट्री और शुगर इंडस्ट्री पर जो असल में टैक्स लगाए गए हैं ना, ये अब शुगर जो माफियाज है ना, ये बेसिकली अवाम की जेबों से लूट रहे हैं। और मैं आपको तो बताऊं सर कि वजीर आजम साहब क्यों जाहिर- लूटने दे रहे हैं हमें? हमारे वजीर आजम है वो, क्यों नहीं कुछ कर रहे हमारे लिए? इज ही हेल्पलेस? जी, लाइक क्या मसला है? जी देखें, आपको पता है माफियाज को कंट्रोल करना भी आसान नहीं होता। जहांगीर तरीन 15% जो है वो शुगर प्रोड्यूस करते हैं, ओमनी ग्रुप जो है वो 12% प्रोड्यूस करते हैं चीनी। शहबाज शरीफ साहब की 2 शुगर मिल्स है और मियां नवाज शरीफ की 1 शुगर मिल है। बहुत स्मॉल लेवल पे इनका कंट्रीब्यूशन है शुगर का मुल्क और में। इनकी बात ये है कि इस वक्त नो डाउट शफी फैमिली की भी जो है वो मैं जरा कर लूं बात, मैं कह रहा हूँ, मैं जरा बात कर लूं, फिर आप जरा कर ले, ताकि चीज क्लैरिटी हो पाए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखें, नो डाउट कीमतें बढ़ी हुई हैं, आवाम परेशान है। इसी परेशानी के तनाजुर में शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो मीटिंग चेयर की है और उन्होंने कहा कि अगर मेरे खानदान का भी कोई फर्द इसमें मुलविस हो, आप उसको गिरफ्तार करें। देखिए, इसमें खाली गवर्नमेंट के जो डिफरेंट इदारे हैं, हसास इदारे हैं, इन्वेस्टिगेशन के इदारे हैं, वो इंक्वायर करके रिपोर्ट देंगे। अभी चीजें सारी सामने आ जाएगी। इस बात का चलिए, माजी जब तक वो गवाह है रिपोर्ट कि- नहीं आती, जब तक वो रिपोर्ट नहीं एक आती, जुमला। मेरे ख्याल में जी एक काशिफ जुमला, साहब, उस्मान साहब, मेरी आपसे दरख्वास्त है, वो रिपोर्ट आपने हमारे शो में लेके जरूर आनी है। ठीक है। और उसके ऊपर उस बाद में क्या होगा, ये तो चलिए बाद की बात है ना। अगर रिपोर्ट सामने आती है, प्रोग्राम का वक्त, आई एम रियली सॉरी नसीम आपको साहब, एक खत्म हो खबर गया दे दूं? है। मैं बस जी, ये जी, कहना जी, जी। दे दूं, बड़ी दिलचस्प खबर है। एक खबर छोटी सी दे दूं माजरत के जी, साथ, जी, आसमा सर, मुझे जी। पता है प्रोग्राम का वक्त, लेकिन ये शुगर वो मसला है जिसमें शहबाज शरीफ साहब से उनके अपने साहबजादे जो हैं वो नाराज रहे। ये बस आपको इतना बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाह रही थी, इन्होंने कहा ना कि अगर उनकी फैमिली का भी कोई फर्द मुलव्वस है, वजीर आजम साहब ने कहा है, तो कितनी मेहरबानी है उनकी कि उन्होंने अगर का लफ्ज इस्तेमाल किया। लेट्स सी, रिपोर्ट आती है तो ये लफ्ज अगर हट पाता है या नहीं हट पाता, पर रिपोर्ट मंजर आम पर आएगी तभी पता चलेगा ना। बहरहाल बहुत शुक्रिया जी, आप तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, कल मिलते हैं आपसे।